हमारे डिस्कशन को जारी रखने से पहले मुझे इवेंट की डेफिनेशन बताना ज़रूरी है। व्हाट डू वी मीन बाय इवेंट? इवेंट, जब हम तो आमतौर पे इवेंट की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब ये होता है कि कुछ हुआ है किसी जगह पे और किसी वक्त पे। तो इवेंट को हम फिज़िक्स में इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इट्स जस्ट अ पॉइंट इन स्पेस टाइम। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी हों और जिसका टाइम कोऑर्डिनेट भी हो। तो स्पेस टाइम में हर पॉइंट को हम एक इवेंट कहते हैं, राइट? सो यू कैन से कि इवेंट इज़ अ पॉइंट इन स्पेस टाइम। और अगर स्पेस टाइम में हम कोई रीजन को डिफाइन स्टडी करना चाहे तो उसको हम कहेंगे सेट ऑफ इवेंट्स, राइट? मिसाल के तौर पे अगर ये सिंगल डायमेंशनल स्पेस अगर मैं लूँ, तो ये स्पेस है और ये टाइम है। तो इसमें अगर मैं कोई एक पॉइंट चुनता हूँ तो इसका एक टाइम कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करें इसको मैं टी नॉट कहता हूँ, और इसका एक स्पेस कोऑर्डिनेट होगा जिसको मैं एक्स नॉट कहूँगा। अगर हमारे पास ज़्यादा डायमेंशन हो स्पेस की तो ऑब्वियसली इसके सपोज फॉर एग्जांपल अगर टू डायमेंशनल स्पेस हो तो इस इवेंट का एक वाई कोऑर्डिनेट भी होगा अगर मैं वाई एक्सिस को भी शामिल कर लूँ, और अगर मैं जेड एक्सिस को भी शामिल कर लूँ तो फिर इसका एक जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इवेंट के कोऑर्डिनेट्स, तो उसका मतलब है टाइम कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो ये इवेंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मेरे पास एक जेड एक्सिस भी है तो फिर उसमें मुझे जेड कोऑर्डिनेट भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लिखते हैं, यानी कि वो टाइम कोऑर्डिनेट को अकेला नहीं लिखते बल्कि उसको सी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और ये अप्रोच हम आगे जाके यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि टाइम और स्पेस के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप टाइम कोऑर्डिनेट को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट से, तो फिर ये जो सी टाइम्स टी है इसके जो यूनिट्स हैं वो जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड उनके यूनिट्स जैसे हो जाते हैं। ओके, इवेंट से हमारा मतलब है कि एनी पॉइंट इन स्पेस टाइम। लेकिन जैसा कि हमने देखा है अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि स्पेस और टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स में डिफरेंट हो सकते हैं। हमने देखा कि लेंथ्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि जो टाइम्स हैं दो इवेंट्स के दरमियान, वो टाइम्स डिफरेंट हो सकते हैं दो रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन ये जनरल जो उठता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या दो रेफरेंस फ्रेम्स में एक ही इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हम उनको रिलेट कर सकते हैं आपस में? इसका एक आंसर है जो कि रिलेटिविटी के से पहले वाले एरा से भी हमें मिलता है, और एक और आंसर है जो कि हमें रिलेटिविटी के अंदर भी मिलता है। तो पहले हम उस आंसर को स्टडी करते हैं जो कि हम रिलेटिविटी से पहले वाले एरा में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो उस आंसर का जो नाम है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ये करती हैं कि दो रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर एक ही इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करती हैं, लेकिन इसमें अंडरलाइंग अजम्पशन ये होती है कि टाइम सबके लिए सेम तरीके से फ्लो करता है। यानी कि ये जो न्यूटोनियन अजम्पशन है वो ये ट्रांसफॉर्मेशंस मानती हैं। तो सपोज़ करते हैं कि हम स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर दो रेफरेंस फ्रेम्स को कंसिडर करते हैं और एक रेफरेंस फ्रेम जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर रेफरेंस फ्रेम। सपोज़ करें कि हमारे पास एक ये रेफरेंस फ्रेम है एस रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। अब सपोज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट है जिसको मैं फी से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट? इस इवेंट के जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्वियसली वो टाइम और स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट देखूँ एक्स प्राइम फ्रेम में तो वो है एक्स प्राइम, राइट? और अगर इसी इवेंट का मैं एक्स एक्स कोऑर्डिनेट देखूँ एस, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए एस फ्रेम के अंदर, तो इसको मैं कहूँगा एक्स, राइट? और हम जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जब टी टाइम ज़ीरो था तो दोनों रेफरेंस फ्रेम्स के जो ऑरिजिन्स हैं वो कोइंसीड कर रहे थे और उस वक्त उनकी क्लॉक्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो गई थी। सो अब रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम जो है अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये एक्स डायरेक्शन है,
एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है इनके दोनों ओरिजिन्स के दरमियान, ये डिस्टेंस सिंपली वी टाइम्स टी है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये देख सकते हो कि ये जो टोटल डिस्टेंस x है ये इक्वल है वी टी और x प्राइम के सम के इक्वल है ये, राइट। तो इसका मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी, लेकिन इसका मतलब ये है कि x प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो हमने क्या किया है कि हमने x प्राइम को, यानी जो कि इवेंट का x कोऑर्डिनेट है s प्राइम फ्रेम के अंदर, उसको हमने एक्सप्रेस किया है इवेंट के कोऑर्डिनेट्स जो s फ्रेम के अंदर हैं, यानी कि x और t के टर्म्स के अंदर। बाकी कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रिवियल हैं क्योंकि हमें पता है कि y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है s प्राइम और s के बीच में रिलेटिव, तो y प्राइम इज इक्वल टू y, यानी कि इवेंट का जो y कोऑर्डिनेट s प्राइम फ्रेम में होगा वही कोऑर्डिनेट s फ्रेम में होगा, और यही काम हम z कोऑर्डिनेट के लिए भी कर सकते हैं। और अंडरलाइंग एजम्पशन ये है कि टाइम सबके लिए सेम तरीके से फ्लो करता है, तो इसका मतलब है कि t प्राइम इज इक्वल टू t। तो ये जो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये वैलिड हैं अगर हम न्यूटोनियन फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें जो मसला है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में वो ये है, ये अजम्पशन है कि टाइम सब रेफरेंस फ्रेम्स के लिए सेम तरीके से फ़्लो करता है। तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिविटी में ये ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो न्यूटोनियन फिज़िक्स हैं उन उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल वैलिड हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर हम आंसर ढूंढना चाहें इस क्वेश्चन का कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस का एनालॉग क्या होगा जो कि किसी भी स्पीड पे सही हो, यानी कि रिलेटिविटी में जो सही हो, जो कि इस असम्पशन को ना माने कि टाइम सबके लिए सेम फ्लो करता है, उन ट्रांसफॉर्मेशंस को भी लो स्पीड्स के ऊपर इन ट्रांसफॉर्मेशंस पे रिड्यूस कर जाना चाहिए, वरना रिलेटिविटी में कोई फ्लॉ है, राइट। तो अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ओके, सो अगर हम ये एजम्पशन ना माने कि टाइम सबके लिए सेम फ्लो करता है, और जो हमने अभी तक देखे हैं प्रिंसिपल्स रिलेटिविटी के, और जो हमने रिजल्ट्स डिराइव किए हैं रिलेटिविटी के अंदर, जैसे कि टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इनको यूज़ करके अगर हम एक सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स बनाना चाहें तो फिर वो रूल्स क्या होंगे। जिस तरह के यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास प्री रिलेटिविटी से आते हैं, तो रिलेटिविटी में जो रूल्स होंगे उनको हम कहते हैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब हम उनको डिराइव करेंगे। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनको स्टडी करना, उनको डिराइव करना में कोई मुश्किल नहीं है। उसकी सेटिंग एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से है जिस तरह से जो डेरिवेशन होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की, उसमें जो सेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस होंगे जो कि हम वो की डिफरेंसेस ये होंगे कि हम रिलेटिविटी में डिराइव किए गए दो रिजल्ट्स, बल्कि सिर्फ एक रिज़ल्ट जो कि है जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, उस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे, और हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को भी यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो हम सेम सेटिंग के साथ जाते हैं कि हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, और अगेन हमारे पास एक इवेंट है जो कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर है, राइट। सॉरी, एस प्राइम फ्रेम के अंदर नहीं है, बल्कि ये इवेंट कहीं पे भी है, लेकिन उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम फ्रेम में है वो है एक्स प्राइम, राइट। और इसी इवेंट का जो कोऑर्डिनेट एक्स एस फ्रेम के अंदर होगा उसको मैं अगेन एस एक्स कहूँगा। और बिल्कुल पहले की तरह मैं ये एज्यूम करूँगा कि ये दोनों जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं उनके ओरिजिन्स कोइंसाइड कर रहे थे जब टाइम ज़ीरो था, और उनके बाद उसकी क्लॉक्स जो हैं उनकी सिंक्रोनाइज हो गई थी। मैं ये एज्यूम करूँ, बल्कि ये देख सकता हूँ कि इनके जो ओरिजिन्स के दरमियान का डिस्टेंस है टाइम टी पे, टी जो है वो टाइम है एस फ्रेम के अंदर। उसमें ये जो डिस्टेंस है ये वी टी है, जबकि जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी स्पीड से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये एक्स डायरेक्शन के अंदर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अगेन हमें ऐसा लगेगा, शायद हमें ऐसा लग रहा हो कि जो एक्स डिस्टेंस है ये इक्वल है वी टी प्लस एक्स प्राइम। बट यहाँ पे फ्लॉ है, एक फ्लॉ ये है, इस रीजनिंग में फ्लॉ ये है
कि ये जो डिस्टेंस है एक्स प्राइम, ये डिस्टेंस एस प्राइम फ्रेम के अंदर है। लेकिन हमें यह पता है रिलेटिविटी में, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये डिराइव किया था कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है अगर आप उसको किसी और रेफरेंस फ्रेम में देखो। यानी कि जिस रेफरेंस फ्रेम में एक लेंथ जो है, जिसको हम प्रॉपर लेंथ, मैंने आपको डिफाइन किया था कि प्रॉपर लेंथ का मतलब क्या होता है, प्रॉपर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है अगर हम उसको किसी और रेफरेंस फ्रेम से देखें। और हमने ये डिराइव किया था कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो इस फार्मूला के तहत होती है, सॉरी, कि L prime is equal to L divided by gamma, where gamma is 1 minus v square over c square. तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि L prime is 1 minus v square over c square multiplied by L, लेकिन इसको L over gamma लिखना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नोटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है एक्स, ये जो भी लेंथ है, ये एस फ्रेम में एक्स प्राइम नहीं होगी, बल्कि ये होगी एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय गैमा, वेयर गैमा की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम डिवाइड बाई गैमा, राइट। सो ये की डिफरेंस है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। सो मैं ये लिख सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय गैमा, जिसका ये मतलब है कि एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। सो अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है ये रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें उस रिज़ल्ट से जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर था, तो वो था एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जी टी, इसको मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये रिज़ल्ट था। ये रिज़ल्ट बहुत रिजेंबल करता है इस रिज़ल्ट से, सिर्फ जो डिफरेंस है वो गैमा का है। और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए ये देखना कि ये रिज़ल्ट क्यों कॉरिस्पॉन्ड करता है रिलेटिविटी वाले रिज़ल्ट से। वो इसलिए कॉरिस्पॉन्ड करता है क्योंकि अगर मैं गैमा की डेफिनेशन देखूँ तो वो है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। लेकिन अगर v बहुत छोटा हो c से तो इट जस्ट बिकम्स 1, राइट। इसका मतलब है कि ये जो गैमा वाला फैक्टर है इट जस्ट बिकम्स 1 व्हेन स्पीड्स आर रियली रियली स्मॉल, जो कि इसका मतलब है कि जो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की डोमेन ऑफ वैलिडिटी में जा रहे हैं, तो ये जो रिलेटिविटी वाला रिजल्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से रिड्यूस हो जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले रिजल्ट पे। तो अभी तक कोई मसला नहीं दिख रहा है हमें। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स किस तरह से चेंज होने चाहिए इस पी इवेंट के एस ऑफ एस प्राइम फ्रेम के अंदर, तो आंसर है कि अगेन वाई और जेड डायरेक्शंस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इसका ये मतलब है कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस इवेंट के पी के, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि वाई प्राइम इज़ इक्वल टू वाई एंड जेड प्राइम इज़ इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पे रिड्यूस होते हैं लो स्पीड्स पे, बिकॉज ये एग्जैक्टली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इस इवेंट पी के टाइम कोऑर्डिनेट जो है एस प्राइम फ्रेम में और एस फ्रेम में ये किस तरह से रिलेटेड है एस टी प्राइम, यानी कि टी प्राइम और टी। well, इसका आंसर ढूंढना जो है उसके लिए हमें ढूंढने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि जो फिजिकल लॉज हैं दे आर सेम इन एनी इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो अभी तक हुआ ये है कि हमने दो इनर्शियल फ्रेम्स देखे, एस और एस प्राइम फ्रेम, और हो ये रहा है कि एस के रिलेटिव एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है स्पीड से वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन के अंदर। सो अब अगर मैं यही सारा सिनेरियो एस प्राइम फ्रेम से देखूं, तो एस प्राइम फ्रेम के लिए एस फ्रेम जो है वो माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी फार्मूला को ये जो फार्मूला है इसको अगर मैं देखूं कि मैं एस और एस प्राइम के रोल्स को स्विच कर दूं, तो मेरे पास जो फार्मूला आना चाहिए वो है एस एस, वो आना चाहिए एक्स इज़ इक्वल टू गैमा एक्स प्राइम प्लस वी टाइम्स टी, क्योंकि सॉरी टी प्राइम, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं एस और एस प्राइम के रोल्स को स्विच करूँगा तो एक्स और एक्स प्राइम आपस में स्विच हो जाएंगे। अगर टी है फार्मूला के अंदर और टी प्राइम है वो भी स्विच हो जाएंगे आपस में, और वी जो है वो माइनस वी पे चला जाएगा, बिकॉज वी जो था वो वेलोसिटी थी एस प्राइम की एस के रिलेटिव,
लेकिन अगर मैं एस प्राइम फ्रेम से देख रहा हूँ तो उसमें जो वेलोसिटी है एस की वो है माइनस वी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैमा जो है वो है 1 - v²/c²। तो अगर मैं v को -v कर देता हूँ तो उससे वो गैमा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसमें सिर्फ v² आ रहा है। v² चेंज नहीं होता अगर आप v को -v कर दो, इसलिए मैंने गैमा को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। राइट, ओके। सो अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस फार्मूला को कंसिडर करूँ जो कि मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, और इससे मैं टी प्राइम के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि टी प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई गैमा माइनस एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई वी। राइट, सो इससे बनता है एक्स डिवाइडेड बाई गैमा वी माइनस एक्स प्राइम ओवर वी। तो ये मैंने टी प्राइम के लिए सॉल्व किया है, लेकिन मुझे टी प्राइम यानी कि टाइम कोऑर्डिनेट जो है पी का एस प्राइम फ्रेम के अंदर वो चाहिए, कोऑर्डिनेट्स जो पी के हैं एस फ्रेम के अंदर, यानी कि अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में मुझे चाहिए टी प्राइम। लेकिन यहाँ पे तो एक्स प्राइम आ रहा है, तो मुझे एक्स प्राइम नहीं चाहिए राइट हैंड साइड पे। लेकिन मेरे पास एक्स प्राइम का एक्सप्रेशन है जो कि हमने पहले फार्मूला में देखा था, यानी कि इस फार्मूला के अंदर, ये वाला फार्मूला। तो मैं ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ एक्स प्राइम का, and let's see what happens. So it's x divided by v gamma minus gamma x minus vt divided by v. So this is x over v gamma minus gamma x over v plus gamma t, right? So ये बनता है gamma t plus x over v 1 over gamma minus gamma. Okay, so this is gamma t प्लस एक्स ओवर वी 1 माइनस गैमा स्क्वायर डिवाइडेड बाई गैमा। सो ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस गैमा स्क्वायर ओवर गैमा, तो ये बनता है 1 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई गैमा। तो ये इक्वल है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई divided by 1 minus v square over c square, और फिर दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई गैमा। सो ये कुछ भी नहीं है सिवाय माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू गैमा स्क्वायर डिवाइडेड बाई गैमा, और ये इक्वल है माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर टाइम्स गैमा के। तो ये रिज़ल्ट मैं ऊपर ब्लू वाली एक्सप्रेशन में रख सकता हूँ, और मेरे पास फिर बनेगा टी प्राइम इज़ इक्वल टू गैमा टी प्लस एक्स ओवर वी माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर गैमा। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर लिखूँ तो बनता है टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर टी प्राइम। तो अब मैंने टी प्राइम को एक्सप्रेस कर दिया है अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि टाइम और एक्स के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। सो अगर मैं टोटल लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज को एक साथ लिखूँ तो मेरे पास बनता है एक्स इज़ इक्वल टू गैमा एक्स माइनस vt y prime is equal to y, z prime is equal to z, and t prime is equal to gamma t minus v x over c square, right? दूसरी बात ये कि अभी तक मैंने ये कंफर्म नहीं किया कि ये जो टी प्राइम की ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सप्रेशन है क्या ये भी रिड्यूस होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सप्रेशन में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कहा था कि टी प्राइम इज इक्वल टू टी, तो क्या स्लो स्पीड्स के लिए टी प्राइम की ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सप्रेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन पे रिड्यूस होता है या नहीं। वेल ये देखना बहुत आसान है कि ये वाकई में रिड्यूस होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको इस तरह देखें कि अगर हम ये कहें कि v ओवर सी के ऑर्डर वाली टर्म्स को हम रखेंगे, लेकिन v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वाली ऑर्डर की जो टर्म्स हैं इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी टर्म्स डिस्कार्ड करना चाहते हो और कौन सी नहीं। अगर आप v ओवर c के ऑर्डर वाली टर्म्स डिस्कार्ड करना चाहते हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि गैमा जो कि है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये देखना बहुत आसान है कि व्हेन v इज़ मच मच लेस देन c, और आप कहते हो कि इग्नोर v ओवर c, तो इसको ज़ीरो कर दो आप, इसको अगर आप ज़ीरो पुट कर दो तो इट बिकम्स जस्ट 1, राइट? तो गैमा बिकम्स 1, और वी एक्स ओवर सी स्क्वायर जो है इसके अंदर ये वाला जो ये वाली जो टर्म है, सो इट आल्सो गोज़ टू इट गोज़ टू ज़ीरो, इट आल्सो गोज़ टू ज़ीरो कह रहा हूँ, सॉरी, इट आल्सो गोज़ टू ज़ीरो बिकॉज इसके अंदर वी ओवर सी मौजूद है।
तो इसका मतलब ये है कि जो टी प्राइम है इट गोज़ टू व्हेन वी स्क्वायर वी इज़ मच मच लेस देन सी, इट गोज़ टू टी। इसका मतलब ये है कि टी प्राइम इज़ इक्वल टू टी, क्योंकि गैमा 1 है और ये टर्म तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो वी, तो आप कैसे देख सकते हो कि टी प्राइम इज़ इक्वल टू टी व्हेन वी इज़ मच मच लेस देन सी। तो डेफिनेटली ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पे रिड्यूस होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है जो हमने डिराइव किया है। इसके बारे में एक बात ये कि ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन के बारे में कोई स्पेशल बात नहीं है। आप बिल्कुल सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस वाई डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा हो या जेड डायरेक्शन में अगर मोशन हो, दोनों दो रेफरेंस फ्रेम्स के रिलेटिव, दो रेफरेंस फ्रेम का रिलेटिव मोशन जो है वो अगर वाई या जेड डायरेक्शन में हो तो आप उनके लिए भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस डिराइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मोशन जेड डायरेक्शन में हो तो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी वो इस तरह से होंगी कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, लेकिन जो जेड कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से चेंज होगा। राइट। तो ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स दिए जाते हैं वो एक्स डायरेक्शन में मोशन के लिए दिए जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है और इससे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।